Good evening, dear students. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are doing the principles of heredity and evolution class 12th. And in the previous lecture, we have completed multiple allelism, blood groups, and blood group inheritance. And जिन बच्चों ने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को. And in today's session we will take two more concepts from genetics again. The first is pleiotropy and second is the polygenic inheritance. तो तैयार हो जाए मेरे साथ पढ़ने के लिए pleiotropy and polygenic inheritance. So before we start the pleiotropy, the concept of pleiotropy, let me remind you of Mendel's concepts again. Mendel said that each character in an individual is controlled by one gene. हर एक कैरेक्टर एक इंडिविजुअल उसको कंट्रोल करती है एक जीन और एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलील्स. फॉर एग्जांपल एलील A1 एंड एलील A2. तो इसको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सिंगल जीन कंट्रोल्स सिंगल कैरेक्टर. एक जीन सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है. दिस वाज सेड बाय मेंडल. बट pleiotropy जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टोटली अगेंस्ट मेंडल. Pileo means more and tropos means effects. That means when a single gene influences more than one character. जब एक ही जीन एक से ज्यादा traits को कंट्रोल करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, we call that gene as pleiotropic gene, and that phenomena is called a pleiotropy, which is totally against what Mendel said. Yeah, in other words, we can also define it as a gene which is having effect on multiple metabolic pathways, because of which there occurs changes in the phenotype. Different phenotype आते हैं उन traits के जिनको वो control करती है. ठीक है. So a gene which is having influences or control on more than one traits, that gene is called a pleiotropic gene and the phenomena is called a pleiotropy. For example, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जीन ए है, वो कंट्रोल करती है दो ट्रेड्स को, ट्रेड 1 एंड ट्रेड 1 डैश. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम इन दो को कंट्रोल करते हैं. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट दिस जीन विल हैव इक्वल इफेक्ट्स ऑन बोथ द ट्रेड्स. इसका ये मतलब नहीं है प्लीयोट्रॉपी मींस दो से ज्यादा ट्रेड्स को या एक से ज्यादा ट्रेड्स को वो कंट्रोल करेगी. तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि बस उस जीन का जो इन्फ्लुएंस होगा वो सिमिलरली दोनों या इक्वली दोनों ट्रेड्स पे होगा. इसका इन्फ्लुएंस एक ट्रेड पे ज्यादा एविडेंट होगा, दूसरे ट्रेड पे कम एविडेंट होगा. जिस ट्रेड पे इसका ज्यादा एविडेंट इन्फ्लुएंस होगा उसको हम कहते हैं मेजर इफेक्ट, एंड जिन ट्रेड्स पे इनका कम इन्फ्लुएंस होता है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी और माइनर इफेक्ट्स. ठीक है. दैट मीन्स इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द ट्रेड्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड. एक पे उसका ज्यादा हो सकता है जिसको हम मेजर इफेक्ट कह सकते हैं, दूसरे ट्रेड्स पे उसका जो इफेक्ट है कम एविडेंट होगा जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स. So let us explain this concept of pleiotropy with the help of some examples. First example that we take is a disorder that is called phenylketonuria. It's a metabolic disorder in human beings. This phenylketonuria, it's an inborn metabolic disorder. I hope कि आपने health में पढ़ा होगा कि inborn क्या होता है. Inborn means when it is present by birth and it is genetic also. ठीक है. It is autosomal. Autosomal means it is the gene that gets mutated in this disorder is located on chromosome which is an autosome, not a sex chromosome. यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ. अगर आप देखो कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, या आप कह सकते हो 46. ठीक है. तो 46 अगर 23 पेयर्स है उसमें उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला जो ग्रुप है जिनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, जो लगभग सिमिलर होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, ऑटोसोम्स. ठीक. और दूसरा जो कैटेगरी हमने बनाया है उसका दैट इज
ऑलोसोम्स, ऑलोसोम्स, या जिसको आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हो सेक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ऑटोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 22 पेयर्स। ये ऑलोसोम्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? ये एक पेयर होता है, लास्ट वन, ठीक है, लास्ट पेयर होता है। अगर आप मेल में देखो ये ऑलोसोम्स, सॉरी ऑटोसोम, यस ऑलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स, ये एक्स और वाई की शेप में होते हैं। और फीमेल में देखोगे तो क्या होगा वहां पर दोनों एक्स और एक्स होते हैं। तो ये जो जीन होती हैं जो इस डिसऑर्डर में म्यूटेशन होती है, जो हो जाती है जिसकी, वो ऑटोसोमस पे होते हैं। और किस ऑटोसोमस पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 12 जो है उस पे ये होती है, ठीक है। एंड सेकंड वन इज इट इज रिसेसिव। रिसेसिव का क्या मतलब है? रिसेसिव मीन्स, यहां पर समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल जब हमने टाल को किया था क्रॉस डेवार्फ के साथ, तो इंडिविजुअल्स क्या आए थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। बताओ जब डेवार्फ को एक्सप्रेस होना होगा तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, तभी डेवार्फ एक्सप्रेस होगा। अगर स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा तब वो टाल होगा, ठीक है, हाइब्रिड टाल होगा वो। लेकिन अगर रिसेसिव दैट मींस डेवार्फ को एक्सप्रेस होना है तब उसको होमोजाइगस कंडीशन में आना है, लेकिन दोनों रिसेसिव एलील्स होने चाहिए इसके, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं रिसेसिव। रिसेसिव मींस इस ये जो फिनाइल क्यूटिनिरिया अगर उसको एक्सप्रेस होना है तब उसको कैपिटल पी स्मॉल पी उस जीन के पास दोनों रिसेसिव एलील्स आने चाहिए, तभी ये मतलब ये डिसऑर्डर होगा। अगर उसके पास कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है, आ गया, तो तब ये नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील वहां पर कैपिटल है तो वहां पर नहीं होगा, या कैपिटल पी होगा तब भी नहीं होगा। तो कंडीशन है ये रिसेसिव कंडीशन में आना चाहिए स्मॉल पी। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है इस कीटोनिरिया में, वो हम देखेंगे। सबसे पहले फिनाइल कीटोनिरिया में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं फिनाइल एलानिन, ठीक है, जिसको मैंने यहां पर भी लिखा है फिनाइल एलानिन, ठीक है, अमीनो एसिड है हमारी बॉडी में। इस फिनाइल जब ये हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है, इसको चेंज किया जाता है दूसरे अमीनो एसिड में जिसका हम कहते हैं टायरोसिन, ठीक है। ये भी एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, ये है टायरोसिन। और ये प्रोसेस कहां पर होती है इसके कन्वर्जन की? लिवर में। लेकिन करवाता कौन है? एक एंजाइम है जिसको क्या कहते हैं? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, ये है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो इसके कन्वर्जन को लगता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोसेसेस नॉर्मल चलती रहती है। अगर इस जीन में जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गई, अगर नॉर्मल है तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा, फिनाइल एलानिन कन्वर्ट होगा टायरोसिन में और सारी नॉर्मल प्रोसेसेस चलती रहेंगी। लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है और ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता है, तब क्या होगा? फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा और टायरोसिन की कमी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इस फिनाइल एलानिन के जमा होने की वजह से हमारे ये टॉक्सिक इफेक्ट, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है अगर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। तो जब ये एक्यूमुलेट हो जाता है ये टॉक्सिक इफेक्ट्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, और सबसे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट इसका किस पे होता है? जो हमारे न्यूरॉन्स पे होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है, दैट मींस ब्रेन डिस्ट्रक्शन होता है। ये इस जीन का मेजर इफेक्ट है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन अभी मैंने कहा कि फिनाइल एलानिन को किस में किया जाता है कन्वर्ट? टायरोसिन में। कौन करता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर नॉर्मल जीन है। अगर म्यूटेट है तो नहीं बने। अगर ये नहीं बनता है ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट मींस उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो टायरोसिन भी नहीं बनेगा। जब टायरोसिन नहीं बनेगा, टायरोसिन को हम एक और मेटाबॉलिक पाथवे में यूज करते हैं जहां से हम मेलानिन बना लेते हैं, इसको मेलानिन सिंथेसिस में हम काम कर लेते हैं, ठीक। जब मेलानिन नहीं बनेगा तो इंसान, जिस इंडिविजुअल में ये डिसऑर्डर होगा, उसके ना तो स्किन में कलर आएगा, ना तो आइरिस में कलर आएगा, ना तो उसके हेयर्स में कलर होगा।
जब उसके इन में कलर ही नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एल्बिनो। उसको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। एल्बिनो मीन्स द इंडिविजुअल विच इज लैकिंग कलर इन स्किन, इन आइरिस एंड इन हेयर। वो बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है, ये डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन है टायरोसिन को हम दूसरी पाथवे में भी यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्काप्टोन। इट्स अ कंपाउंड। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। अगर टायरोसिन अवेलेबल ही नहीं है तो एनर्जी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट्स क्या हो गए इसके, ये सेकेंडरी इफेक्ट्स है इसके। और एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल उसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, ये मेजर इफेक्ट है इसका, ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस जीन एज प्लियोट्रोपिक gene, because it is having effects on multiple traits, major effect on one trait and minor effect on other traits. We can also explain this with other example, that is sickle cell anemia. What is sickle cell anemia? It is a blood related disorder. Again, it's an autosomal heredity disorder. That means the gene which gets mutated in sickle cell anemia is located on autosomes, not on sex chromosomes. इसमें क्या हो जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल की आरबीसीज का शेप देखोगे ह्यूमंस में, वो राउंडेड होती है, या आप सर्कुलर भी कह सकते हो, राउंडेड होती है बिल्कुल। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या हो जाता है, उसकी शेप सिकल शेप्ड बन जाती है, जिसे आप दान काटते हो, ये सिकल शेप्ड वो बन जाती है। ये नॉर्मल शेप है, राउंडेड ब्लड वेसल, ये सॉरी ब्लड सेल, ठीक है। तो कब हो जाती है, जब ऑक्सीजन, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगा हमारी बॉडी में तो सिकलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आप ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज करोगे, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, तो जब आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसी ज्यादा लगता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा लगता है, जब उसकी शेप सिकलिंग होती है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है, तो आपको ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, तो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से एक और हीमोग्लोबिन टाइप हमारी बॉडी में डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं HbS, दैट मीन सिकल सेल हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन जिसमें आरबीसीज तो है, लेकिन वो सिकल शेप्ड है, एंड दे आर नॉट एबल टू कैरी ऑक्सीजन एफिशिएंटली एज दैट ऑफ राउंडेड सेल्स, ठीक है। तो ये क्यों हो जाता है, सिकलिंग क्यों हो जाती है इसकी, तो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन अगर आप देखोगे, इट इज अ प्रोटीन, Hb, इट इज अ प्रोटीन, and it is important for carrying gases in our body, oxygen and carbon dioxide. This protein, it's a protein, so किस चीज की बनी रहेगी, अमीनो एसिड्स की। It's a protein made up of amino acids. लेकिन those amino acids are arranged in 2 chains, ठीक है, rather 4 chains, पॉलीपेप्टाइड चेन जिनको हम कहेंगे। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती है। That means hemoglobin is composed of 2 alpha chains and 2 beta chains. तो इन चेन्स में एक अरेंजमेंट रहता है अमीनो एसिड का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लाइसिन रहेगा, यहाँ पर एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, तो ये अरेंजमेंट सही है इस चेन के लिए। अगर इस अरेंजमेंट में, इस सीक्वेंस में कोई चेंज आ गई तो ऑटोमेटिकली ये आरबीसीज में चेंज लाएगी, ठीक है। तो जब किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें ये जो अल्फा चेन्स होती है ये नॉर्मल होती है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट मीन्स अल्फा चेन्स उस इंडिविजुअल की नॉर्मल रहती है। लेकिन ये चेंज, म्यूटेशन किस में हो जाती है, उन जीन्स में जो बीटा चेन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये एबनॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एक बीटा चेन बनाएंगे, ये बीटा चेन है, इसमें क्या होंगे, अमीनो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। ये जो सिक्स्थ नंबर पे जो अमीनो एसिड्स होता है, सिक्स्थ नंबर पे यहाँ पर है सिक्स्थ अमीनो एसिड, ठीक है। नॉर्मल चेन्स में यहाँ पर एक अमीनो एसिड रहता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब नॉर्मल होता है तब यहाँ पर ग्लूटामेट रहता है। लेकिन अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गई, जो जीन बीटा चेन्स को प्रोड्यूस करती है, उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे जो ग्लूटामेट होता है वो रिप्लेस हो जाता है वैलिन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ग्लूटामेट की जगह क्या आएगा,
यहाँ पर ग्लूटामेट की जगह वैलिन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस इंट्रोडक्शन की, इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो सिकल शेप्ड बन जाती है। एंड दैट सिकल शेप इज नॉट एफिशिएंट इन कैरिंग द ऑक्सीजन। वहां पर ब्लड की कमी भी हो जाती है और वो ऑक्सीजन को नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ जीन। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट इफेक्ट इज, मेजर इफेक्ट इज सिकलिंग ऑफ आरबीसीज एंड हेंस ऑक्सीजन शॉर्टेज। ये मेजर इफेक्ट है जीन का। लेकिन इसके कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स डेवलप हो जाए, सेकेंडरी ट्रेट्स को भी ये कंट्रोल करती है, जैसे कि एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। जब ब्लड क्लॉट बन जाए, क्लॉट मतलब को यहाँ पर जैसे कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये सिकल शेप्ड आरबीसीज है। सिकल शेप्ड आरबीसी जो होती है ये क्लम्प बन जाती है, क्लस्टर बना लेती है। जब क्लस्टर बनाए ये क्लॉट बना लेती है। क्लॉट मीन्स ये ब्लड वेसल को ये करेंगे, ब्लॉक करेंगे तो ब्लड आगे नहीं चल पाएगा। तो जिस टिश्यू को ब्लड जाता होगा उसमें रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो जाएगी, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है और ऑर्गन डैमेज हो सकता है, इवन ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। जैसे कि अगर ये ब्लड वेसल किडनी को जाती है तो किडनी फेलियर हो सकता है और इंसान मर सकता है। ये क्या है इसके, ये सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स है इसके। ठीक है, मेजर इफेक्ट था इसका सिकलिंग ऑफ आरबीसीज एंड शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप कि ये दो एग्जांपल से आपको सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर आप प्लांट्स में देखोगे, आप प्लांट्स में फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर लेंगे फ्लावर कलर, इसको जो जीन कंट्रोल करती है वही जीन, उसी जीन का इफेक्ट होता है सीड कोट पे भी, कलर कोट पे भी एंड रेड स्पॉट इन एक्सेल्स ऑफ लीव्स। द मेजर इफेक्ट विल बी ऑन फ्लावर कलर एंड माइनर सेकेंडरी इफेक्ट्स विल बी ऑन सीड कोट कलर एंड रेड स्पॉट इन द axils. All these genes which have effects on multiple traits, we call them as pleiotropic genes, or the phenomena is called pleiotropy. I hope कि pleiotropy आपको clear हो गया होगा. Now let's move on to the next concept, that is the polygenic inheritance. यहाँ पर भी आपको first of all let me remind you of Mendel's work again. जो मेंडल ने जो ट्रेट्स कंसिडर किए थे, उसने बहुत सारे ट्रेट्स, जैसे 7 मोस्ट प्रोबेबली इसने ट्रेट्स, ये कैरेक्टर्स देखे थे, जैसे कि प्लांट है, सीड की शेप, सीड का आकार, बहुत सारे और भी। ठीक है, उसने क्या देखा वहां पर, उसने कहा कि जैसे कि प्लांट की हाइट ले लेते हैं, प्लांट की हाइट, ये एक कैरेक्टर है। उसने जो कैरेक्टर्स लिए, उन कैरेक्टर्स में सारे कैरेक्टर्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते थे। इसका टाल हो सकता है और या तो डेवार्फ हो सकता है। These are the two alternative forms. इसी तरह सीड की शेप, ये भी एक कैरेक्टर था, लिया था उसने। उसमें दो, या तो राउंड हो सकता है और या तो रिंकल्ड हो सकता है, स्मॉल आर से दिखाएंगे। इसी तरह बहुत सारे और भी लिए उसने। सीड का कलर या तो येलो हो सकता है, येलो ग्रीन हो सकता है। दैट मीन्स हर कलर के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते थे। ठीक है, दैट मीन्स वेल डिफाइंड टू शार्प ऑल्टरनेटिव होते थे उसके, आराम से आप चूज कर सकते थे। लेकिन यहां पर और कितनी जीन्स इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती थी, एक ही जीन, हर जीन कैरेक्टर को एक ही जीन कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इन सारे ट्रेट्स को, जिनमें दो वेल डिफाइंड अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जिनको एक ही जीन कंट्रोल करती है, उनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स। वहां पर क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जरा मुझे बताओ इसका फिनोटाइप क्या होगा इन दोनों का। ये भी टाल होगा और ये भी टाल होगा, ये हाइब्रिड टाल होगा, ये होमोजाइगस टाल होगा। लेकिन इसमें कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, इसमें एक है और दो है, तो इसमें दो है। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको, ये इसमें दो डोमिनेंट एलील्स, फिर भी क्या है, ये टाल। ठीक, तो इसमें कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, इसमें डोमिनेंट एलील एक ही है। ठीक है, इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं, एक है, लेकिन फिर भी क्या है, ये टॉल। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील्स डज नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप। यहाँ पर कितने भी डोमिनेंट एलील्स हैं वो फिनोटाइप को इफेक्ट नहीं करेंगे। इन ट्रेट्स को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर दो है तब भी टाल है, एक है तब भी टाल है। ठीक है, all those traits in which the number of dominant alleles does not affect modify the phenotype or affect the phenotype, and they are controlled by one gene, and they have two alternative forms also, they are called
क्वालिटेटिव ट्रेट्स, जैसे कि यहाँ पर है जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल प्रोड्यूस टॉल प्लांट्स, तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें दो डोमिनेंट एलील्स है, इसमें एक ही डोमिनेंट एलील है। ठीक है, तो इनको सिंगल जीन कंट्रोल करती हैं और वो जीन्स कहाँ पर होती हैं, एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होती है, तो एक ही जीन कंट्रोल करती है, इसलिए इन ट्रेट्स को हम कहते हैं मोनोजेनिक ट्रेट्स भी, क्योंकि एक ही जीन कंट्रोल करती है उनको, और उनके जो इनहेरिटेंस हो जाती है दैट इज गवर्नड बाय मेंडल्स रूल्स, वो बिल्कुल मेंडल के अकॉर्डिंग हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं आपको एक और कैरेक्टर दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन का कलर, ह्यूमंस के स्किन का कलर, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स, कितने स्किन कलर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में? दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो ज्यादा काला होगा ब्लैक या डार्क, या तो ज्यादा वाइट होगा। ये दो एक्सट्रीम्स है हमारी हमारी या तो ज्यादा काला होगा या तो ज्यादा वाइट होगा। लेकिन इसके बीच में कितने आते हैं, सांवले टाइप के कितने आते हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस कैरेक्टर के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, दो है? नहीं, देयर आर hundreds of these alternative forms of this character। ठीक है, these और भी अगर हम ले लेंगे, that means they show this character shows a spectrum of phenotypes। यहाँ पर दो ही नहीं है, जैसे मेंडल ने कहा था, मेंडल ने कैरेक्टर्स में देखा था, दो ही नहीं, यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ phenotypes है। ठीक है, एंड दोज फिनोटाइप्स कैन बी मेजर्ड, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम वे कर सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो इन सारे ट्रेट्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स और मीट्रिक ट्रेट्स, बिकॉज इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी का वेट, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल जो है 60 केजी का होगा या 70 केजी का होगा, तो इसमें कितनी वेरिएशन है, बहुत सारी है। स्किन का कलर, अभी हमने देखा hundreds of these shades are there। एग प्रोडक्शन, ये जरूरी नहीं है कि जितने एग्स एक मुर्गी प्रोडक्शन, जितना एग प्रोडक्शन एक मुर्गी के हो उतना ही होगा, दूसरे का नहीं, डिफरेंट है। मिल्क प्रोडक्शन, एक गाय ज्यादा दूध देती है, दूसरा कम दूध देती है, दूसरा डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट काउस का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या यील्ड ऑफ ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स निकलते, कितना यील्ड है, ये भी डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इन सारे ट्रेड्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। ठीक है, और इन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको कंट्रोल करती है मेनी जीन्स। क्वालिटेटिव ट्रेड्स को कितनी जीन्स कंट्रोल करती हैं, एक जीन, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को कितनी जीन्स कंट्रोल करती है, मेनी जीन्स, एंड दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एंड सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर तीसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, चौथा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है यहाँ पर, ये भी इसको कंट्रोल, इसका भी कंट्रोल इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है, इसका भी इफेक्ट है। तो फाइनल जो फिनोटाइप आएगा इस कैरेक्टर का, वो इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन प्लस इसका कंट्रीब्यूशन, दैट मीन्स हर जीन, इट इज कंट्रोल्ड बाय क्वांटिटेटिव ट्रेड बाय मेनी जीन्स, हर जीन का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूशंस, तो उसी के बाद आपको एक फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, and as more than one genes determine the expression of a trait, therefore quantitative traits are also called polygenic traits। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, polygenic traits। quantitative traits को क्या नाम देते हैं, polygenic traits। क्यों, क्योंकि इनको एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। मेंडल ने कहा था एक ही जीन हुई, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती है, इसीलिए इनको कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन्स, एंड इनका जो इनहेरिटेंस होगा उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो इन पॉलीजेनिक नो एलीलिक पेयर्स एग्जिबिट डोमिनेंट रिसेसिव, वहां इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप ये नहीं देखोगे कि ये है डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है यहाँ पर, वहां पर सिर्फ आप क्वांटिटी गिनोगे कि कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, बस ये गिनोगे आप वहां पर। ठीक है,
एंड जो जीन जिसको कंट्रोल करती हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स को, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे लगी रहती है, ना कि एक ही क्रोमोसोम पे। जैसे मेंडल ने कहा था वो एक ही होमोलॉगस पे होते हैं एक जीन के दो एलील्स, लेकिन यहाँ पर जो जीन्स कंट्रोल करते हैं वो डिफरेंट होमोलॉगस पे क्रोमोसोम्स पे होते हैं। ठीक है, सो टू एक्सप्लेन दिस, तो आपने देखा कि पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, ईच कंट्रीब्यूटिंग जीन है स्मॉल इफेक्ट, उसको कंट्रोल करते हैं मैनी जीन्स, और हर जीन का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड ईच इफेक्ट ऑफ ईच एलील आर एडेड टू, फिर एडेड टू और कम्युलेटिव इफेक्ट होता है, ए का बी का बी, सी का बी, तो इतने जीन जितने भी कंट्रोल करते हैं, इसका थोड़ा इफेक्ट, इसका थोड़ा इफेक्ट, इसका थोड़ा इफेक्ट, तब फाइनल फिनोटाइप आएगा। ठीक है, इसमें डोमिनेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरमेंट का भी बहुत सारा इफेक्ट होता है ट्रेट्स के फिनोटाइप पे। ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। कैर्नल कलर इन वीट, इसकी एग्जांपल ले लेंगे। कैर्नल कलर इन वीट जो है, इसमें भी डिफरेंट फिनोटाइप्स हो सकते हैं। इसमें दो नहीं, जैसे मेंडल ने कहा कि एक कैरेक्टर दो अल्टरनेट फॉर्म्स, इसमें दो नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें नो अल्टरनेटिव, दीज अल्टरनेटिव्स आर देयर, कोई दो नहीं है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, या तो डार्क रेड हो सकता है, जब आप यहाँ ये देख सकते हो डार्क रेड हो सकता है बिल्कुल, या तो मीडियम हो सकता है, या तो इंटरमीडिएट हो सकता है व्हाइट और बिल्कुल डार्क रेड के बीच में, या तो लाइट हो सकता है, या तो बिल्कुल ही व्हाइट हो सकता है। ये डिफरेंट शेड्स है किसके, इस कैर्नल कलर इन व्हीट, दो नहीं है, दो से ज्यादा है। तो इसको कितनी जीन्स कंट्रोल करती है, दो नॉन एलिलिक जीन्स। इसका क्या मतलब है, दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल इसको दो जीन्स कंट्रोल करती है, एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है। द phenotypes and genotypes for can be shown, फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्कुल डार्क है, डार्क रेड है, इसका जो दो जीन्स कंट्रोल करती है, तो दो जीन्स के कितने एलील्स हो सकते हैं, चार, एक के दो और दूसरे के भी दो, कैपिटल बी और कैपिटल बी। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया। जीन्स कितने हैं, दो, ये एक जीन है कि ये दो दूसरी जीन है। ठीक है, यहां पर आप देखो कितने डोमिनेंट एलील्स हैं, एक दो तीन चार, तो चार डोमिनेंट एलील्स हैं, ये हम गिनेंगे यहां पर। दूसरा जो है मीडियम, ये वाला मीडियम वाला कलर, तो इसमें जो फिनोटाइप ये जीनोटाइप हो सकता है मीडियम मीन्स अब डोमिनेंट एलील्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें तीन डोमिनेंट एलील्स हैं, तीन डोमिनेंट एलील, इसमें भी तीन डोमिनेंट, एक दो और तीन। ठीक है, ये इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। ठीक है, तो इसमें तीन एलील्स डोमिनेंट एलील्स रहते हैं। जब मीडियम आएगा तो ये है, तो इंटरमीडिएट अगर आप आएगा, एक एलील और कम हो जाएगा डोमिनेंट का, इसमें दो ही एलील्स आएंगे। देखो एक सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। ठीक है, तो क्या है, इसमें दो डोमिनेंट एलील्स हैं। तो उसके बाद देखेंगे लाइट में कितने डोमिनेंट एलील्स है, एक ही डोमिनेंट एलील है। अगर ये वाली जीनोटाइप्स है फॉर एग्जांपल, एक ही डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर भी एक ही डोमिनेंट एलील है। यहाँ पर गलत हो गया है, सॉरी, ये एक ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एक ही है, ठीक, एक डोमिनेंट। तो यहाँ पर है फाइनली व्हाइट में कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसमें स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, तो जीरो डोमिनेंट एलील ये है। ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या है इस फिनोटाइप में, या तो डार्क रेड है और व्हाइट है, और बीच में कितनी इंटरमीडिएट्स हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने, जैसे ही आप नोटेड दैट हाउ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अफेक्ट्स द फिनोटाइप, जैसे ही डोमिनेंट एलील्स का नंबर बढ़ जाता है, फिनोटाइप भी उसी हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो क्या मैटर करता है यहाँ पर, क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील्स, नॉट द क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट एलील्स। दैट इज व्हाई इन ट्रेट्स को हम कहते हैं, क्या नाम है इसका, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, नॉट क्वालिटेटिव ट्रेट्स। ठीक है, हम एक क्रास के थ्रू इसको समझ लेते हैं।
हम एक डार्क रेड वाले इस प्लांट को जिसमें कर्नल कलर डार्क रेड है उसको क्रॉस करेंगे विद होमोजाइगस वाइट वाइट जिसमें कलर है, ठीक है। तो जब यहाँ पर गैमीट्स होंगे मियोसिस होगा, यहाँ पर कितने गैमीट्स बनेंगे? दो, एक, दो, ठीक है। यहाँ पर भी मियोसिस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। इसी तरह इसमें भी ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये क्या हो जाते हैं? सेपरेट, एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, तो बन जाएगा ए बी। इसी तरह दूसरा भी बनेगा, इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा। तो F1 इंडिविजुअल्स में जब एक क्रॉस हो जाएगा, F1 इंडिविजुअल्स में कितने निकल गए? सारे। इसमें कितने डोमिनेंट एलील्स हैं? एक, दो, एक, दो। जब दो डोमिनेंट एलील्स होते थे तब क्या हो जाता था? इंटरमीडिएट आ जाता था, ठीक है। तो F1 इंडिविजुअल्स में सारे इंटरमीडिएट आएंगे। अब हम देखेंगे F2 में क्या निकलेगा। दैट मीन जब हम सेल्फिंग करवाएंगे, इसी में से दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाएंगे, तो सेल्फिंग करने के बाद आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें 4 डोमिनेंट एलील्स हैं। 4 वाले में क्या होता था? डार्क। इसमें 3 डोमिनेंट एलील्स है, 3 डोमिनेंट वाले में क्या होता था? मीडियम। इसमें भी 3 है, मीडियम। इसमें 2 ही है, इंटरमीडिएट। इसमें 3 है, मीडियम। इसमें भी 2 है, इंटरमीडिएट। इसमें 2 है, इंटरमीडिएट। इसमें 1 ही है, लाइट है। इसमें 3 है, मीडियम। 2 है, इंटरमीडिएट। 2 है, इंटरमीडिएट। 1 है, लाइट। इंटरमीडिएट, लाइट, लाइट एंड बिल्कुल ही वाइट, क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। आप देख रहे हो जैसे ही डोमिनेंट एलील्स का ये कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, फिनोटाइप में एक वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो जीन्स यहाँ पर कंसिडर की थी, एक ए जीन थी, दूसरी बी जीन थी। ये डिपेंड नहीं करता है ये क्या एलील प्रोड्यूस करेगी, ये कितने एलील्स डोमिनेंट एलील्स कंट्रीब्यूट करेगी, इसका प्लस इसका इफेक्ट, दैट मींस एडेटिव इफेक्ट निकलेगा इनका, वही फिर फिनोटाइप देगा कि फिनोटाइप क्या होगा। दैट मींस मोर देन one gene is controlling the character and each gene is contributing only मतलब small amount, ठीक है। और टोटल जो फिनोटाइप आएगा that is the summation of the contribution of both the genes, ठीक है। तो इसमें जब आप फिनोटाइप देखोगे, डार्क कितने, ये फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे, डार्क कितने हैं? एक, डार्क डार्क एक ही दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। डार्क एक दिखेगा। मीडियम एक, दो, एक, दो, तीन, चार, चार आपको मीडियम दिखेंगे। और इंटरमीडिएट एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच आपको मीडियम दिखेंगे। और उसके बाद क्या है? सॉरी, इंटरमीडिएट लाइट, लाइट कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, चार लाइट दिखेंगे। और वाइट कितने दिखेंगे? एक ही दिखेगा। तो ये आपको इसमें फिनोटिपिक रेशियो निकलता है। कब? जब कितनी जीन्स कंट्रोल करती थी? दो जीन्स। अब अगर दो से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करती है तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ 3 जीन्स और 4 जीन्स आर कंट्रोलिंग ए पॉलीजेनिक ट्रेट, व्हाट शुड बी द फिनोटाइपिक रेशियो, तो वहां पर एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता, इतना बड़ा क्रॉस बनाओगे आप। इसके लिए एक ट्रिक होती है, लेट अस सी दैट ट्रिक। उसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। यहां पर क्या है, अगर ये आपको याद रखना है, पहला वाला नहीं, दूसरा, ये आपको याद रखना है। याद क्या, ये बन जाता है, मैं आपको अभी बताता हूं ये कैसे बनेगा। ये इसी तरह ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक जीन कंट्रोल करती है तो 1:2:1, जो हमने वहां पर मोनोहाइब्रिड क्लास में भी देखा था। अगर दो जीन्स कंट्रोल करती हैं, अब भी हमने देखा कितना है, 1:4:6:4:1। अगर तीन जीन्स कंट्रोल करती हैं, 1:6:15:20:15:6:1, ठीक है। अगर चार जीन्स कंट्रोल करती हैं तो ये आएगा। अगर 5 जीन्स कंट्रोल कर तो आप आराम से निकाल सकते हो। अभी निकालते कैसे हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहले आपको लिखना है 1:1, ये आप मैथ्स वाले ज्यादा समझाएंगे। एंड पे हमेशा आएगा 1:1, यहाँ पर ये इज टू है, सॉरी। 1 और 1 कितने हो गए? 2, निकल गया दूसरा, ठीक। अब हम तीसरा निकालेंगे। एंड पे क्या कहा मैंने? हमेशा 1 रखना है।
2 और 1 कितने हो गए? 3। 2 और 1 कितने हो गए? 3। निकल गया थर्ड वन। फोर्थ निकालेंगे, एंड पे हमेशा 1। अब एंड पे हमेशा 1। 3 और कितने हो गए? 4। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 3 और 1 कितने हो गए? 4। निकल गया 1:4:6:4:1। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे, यहां पर एंड पे फिर से 1। 4 और 1 कितने हो गए? 5। 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये स्टॉप लगा लेना। 6 और 4 कितने हो गए? 10। इस साइड में भी करना है। 6 और 4 कितने, सॉरी 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो ये निकल गया ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट करो आप। तो इसी तरह से करना है, एंड पे 1 1 रखना है, और यहाँ पे क्या है? 5 और 1 6, 10 और 5 15। फिर इस साइड में ये दो 10 और 10 20। फिर 10 और 5 15। फिर 5 और 1 6, और फिर एंड पे 1 ही होगा। ये वाला ये निकल। तो इस तरह से आप रेशियो ऑफ आप निकाल सकते हो। आप आराम से, ना तो आपको क्रॉस करना है ना कुछ करना है। सिर्फ अगर 4 जीन्स कंट्रोल करती है तो डायरेक्टली आपको ये लिखना है। अगर 3 जीन्स कंट्रोल करती है तो ये लिखना है आपको। अगर 2 जीन्स कंट्रोल करती है तो ये लिखना है आपको, और 1 जीन कंट्रोल करती है वो तो आपको पता ही है, मानो हाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।